F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 125,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484. नमस्कार, चैनल 24 प्लस न्यूज के लाइव शो मैरी टॉक में मैं आपकी होस्ट उदय शिल्पा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। आप सभी प्यारे दर्शक जानते हैं कि ये कार्यक्रम में अपने आप में बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपसे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में। जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसे अच्छे तरीके से जीना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारी लापरवाहियाँ या फिर कभी कभी परिस्थितियाँ ये हमारी ज़िंदगी में समस्याओं को पैदा कर देती है और ख़ास तौर पर हमारी हेल्थ इश्यूज़ हमारे पूरी ज़िंदगी के रूटीन को डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसी बेहद सारी समस्याएं हैं जिन पर हम आज तक बात करते आए हैं और आगे भी भविष्य में करेंगे। लेकिन आज जिस खास विषय पर हम बात करने वाले हैं वो अपने आप में बेहद खास इसलिए है क्योंकि वो विषय ही कुछ ऐसा है। मैं बात करने वाली हूँ आज प्लास्टिक सर्जरी की। जब हम बच्चे हुआ करते थे, हम फिल्मों में देखा करते थे कि किसी भी हादसे के बाद, किसी मर्डर जैसी ट्रेजेडी के बाद कैसे इंसान अपना फेस बदल लेता था। इस थ्योरी के तहत डॉक्टर्स उनके चेहरे को, उनकी पर्सनालिटी को चेंज करते थे, लेकिन इसकी डिटेल किसी को नहीं पता थी। अब भी जब हम बड़े हो गए तो अभी भी हमारे पास उसका पूरा ज्ञान नहीं। प्लास्टिक सर्जरी क्या है, क्या होती है, कैसे होती है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किन्हें ये सजेस्ट की जाती है, इसके एडवांटेज क्या है, उन सब के बारे में आज बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुशील नाहर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। सो मच। आप एक एक्सपर्ट हैं। आज मैं चाहूँगी हमारे सभी प्यारे दर्शकों को पता चले कि प्लास्टिक सर्जरी क्या प्रोसीजर है, इसकी कहानी क्या है और ये कैसे काम करती है। तो आपका एक बार फिर से शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। और मैं चाहती हूँ अब आप सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूं कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है, इसका आप जवाब दें। प्लास्टिक सर्जरी एक सर्जरी की एक स्पेशलाइज सुपर स्पेशलाइज ब्रांच है जिसके अंदर द वेरियस डोमेन्स ऑफ प्रोसीजर किए जाते हैं। द प्लास्टिक जो वर्ड है, दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड, प्लास्टिकोज से आया हुआ है, जिसका मतलब मोल्ड या डो, जो आटा जिसको बोलते हैं। तो हम किसी भी डो को जो है किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम व्हेन वी गो फॉर सर्जरी तो हमारे पास बहुत सारे प्लान होते हैं कि इसको बेस्ट A, B, C कौन सा करना है। सो उसमें पेशेंट की सुविधा के हिसाब से और पेशेंट को क्या बेस्ट सूट करता है और क्या फिट होगा उसी के हिसाब से। सो इट्स ऑलवेज यू कैन चेंज प्लान। सो उसी के हिसाब से उसको प्लास्टिकोज बोला गया है। जी, मेरा एक और सवाल है, प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन, व्हाट इज़ द एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन इट? सी, प्लास्टिक सर्जन इज ओवरऑल सबसे टर्मिनोलॉजी जो है वो प्लास्टिक सर्जन, उसके कई सारे सब डिवीजन हैं। सो प्रेजेंट सिनेरियो में प्लास्टिक सर्जन जो हैं बहुत सारे सब स्पेशलाइज और हो रखे हैं। कुछ सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, कुछ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं, कुछ पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, कुछ सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांटेशन ही करते हैं। सो कॉस्मेटिक सर्जरी में भी बहुत सारे हैं। सम आर एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन द ब्रेस्ट सर्जरी, कई जो है डायबिटिक फुट ही करते हैं, कई सिर्फ ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी भी करते हैं, कुछ हैंड सर्जरी ही करते हैं। सो इतना सारा वास्ट सब्जेक्ट है प्लास्टिक सर्जरी, एंड हेड टू टो तक स्ट्रक्चर्स ऑपरेट करते हैं इसमें। सो फर्दर जो सब स्पेशलाइज होता रहता है तो धीरे धीरे वो उसी पे फोकस करके करते हैं। तो कई लोग सिर्फ कॉस्मेटिक करते हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी नहीं करते हैं। रिकन्स्ट्रक्टिव के अंदर जो है बर्न्स होता है, बर्न्स को ट्रीट करना, या एक्सीडेंट के अंदर जो आपके अंग भंग हो गए हैं और मांस चला गया है उसको रीबिल्ड करने का काम होता है, या हाथ या पैर कट गए उसको रीजॉइन करने का काम होता है। सो माइक्रो सर्जरी वो भी एक प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है। सो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एंड बेसिकली दिस इज़ ए सर्जिकल प्रिंसिपल ब्रांच। सो
बहुत सारे ग्रे जोन हैं, बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट को जब ज़रूरत पड़ती है, कैंसर सर्जन है, उनको कैंसर से जबड़ा या कुछ वैसा निकाल दिया, तो उस स्थिति में वापस जो रीबिल्ड करने का काम होता है, या कैंसर से ब्रेस्ट निकाल दिया वापस बनाना, वो प्लास्टिक सर्जन या रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन करते हैं। सो कई सारी चीज़ें जब दूसरे डिपार्टमेंट को ज़रूरत होती है तो वो प्लास्टिक सर्जन जाके उसको रिप्लेस करते हैं। बाईपास सर्जरी हुआ, उसके अंदर गैप हो गया, तो उसके अंदर वापस फ्लैप सर्जरी करते हैं, तो वो प्लास्टिक सर्जन करता है। ये लीवर ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ है, उसमें जो मेजर पार्ट होता है हेपेटिक आर्टरी एनास्मोसिस का, सो वो प्लास्टिक सर्जन, माइक्रो सर्जन जाके करते हैं। सो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट को सपोर्ट चाहिए होता है वो प्लास्टिक सर्जन देते हैं। सो वी आर कॉल्ड एज अ ट्रबल शूटर और वी आर द गेम चेंजर्स के सब लोग का काम खत्म हो जाता है तब हमारा काम शुरू होता है। अभी तक तो ट्रबल शूटर मैंने लैपटॉप में ही देखा था, बट दिस इज ट्रू। अच्छा, जैसे एक चीज़ तो मैं भी मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है एक टाइम था जब अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, लेकिन एक तरह से ऐसी ब्लेसिंग है एक्सीडेंटल केसेस में सर, हमने बहुत नोटिस किया कि ये बहुत प्लास्टिक सर्जरी बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे जाकर ये भी कि आजकल तो ब्यूटी के मामले में प्लास्टिक सर्जरी का इतना इस्तेमाल होता है कि हर दूसरा पर्सन जो इसको अफोर्ड कर सकता है वो सर्जरी करवा रहा है, तो ये कितना सही है, कितना गलत है एक नेचुरल चीज़ को बदलने में? ऐसा है कि सही गलत पर्सनल पर्सपेक्टिव है। कई बार एब्सोल्युटली जो पेशेंट कॉस्मेटिक सर्जरी प्रैक्टिस में आते हैं वो एब्सोल्युटली दे आर नॉर्मल, दे वांट टू लुक मोर देन 100%, उससे बेटर दिखना चाहते हैं। सो कई लोग को उनकी नाक ठीक नहीं लगती है, बट कई लोग को लगता है कि नहीं मेरी नाक ठीक नहीं है। पेशेंट पर्सपेक्टिव इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब आपको लगता है वो ठीक दिखता है पर पेशेंट को खुद को ठीक नहीं लगता है, तो उसको चेंज किया जा सकता है। सो दूसरा, कई सारी जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, फेशियल कॉस्मेटिक जो एजिंग हो रहा है आपका, तो एजिंग के अंदर सो एवरीबडी वांट्स टू लुक यंग एंड वॉल्यूमिनस फेस चाहिए होता है, तो उसमें बॉटॉक्स, फिलर्स, फैट ट्रांसफर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। एजिंग के कारण जो है आपकी ब्रो या क्रॉस फीट आते हैं, उसमें बॉटॉक्स लगते हैं, या एजिंग के कारण आपकी आईलिड जो है या आई लैशेज, आईलिड या आईब्रो जो डाउन होती है या इधर पफी हो जाती है, तो वो सारे करेक्शन हो सकते हैं एंड दे लुक मोर यंगर, स्मार्टर। सो आई थिंक everybody has to right, yes, everybody is right to look beautiful and smart. So I think it is like even in terms of the breast surgery also, see, one part is there is reduction if the large breast size is there, reduction is one is option, but the elderly people, because there is other comorbidity, because the large size breast they have because of the heaviness they have the shoulder pain problem, shoulder pain, or the straps, they have rashes and all these things. They are not coming for the cosmetic reason, they have the physical problem or the neck pain, so that is also correctable. So sometimes it's just a mindset that the plastic surgery is just a cosmetic surgery. It is, they give a normal shape and the rehabilitation part is there, like they have the buffy eyes, so they look facially they look fatigued. Or those are the hypothyroid patient and so overstressed, so it look buffy, so the patient always look tired. So if you do a lower lid blepharoplasty, so you give again the normal shape of eye and eyelids, so they look presentable and they look fresh every time. So I think it's just not a depend on their point of view, what they think, right? This is true. मेरा एक सवाल और यहाँ पर है कि जैसे आपने बोटॉक्स की बात की, तो क्या ये चीज़ें नेचुरल चीज़ को छेड़छाड़ करने के बाद इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते? सी, बोटॉक्स इज अ बोटुलिनम टॉक्सिन, तो सो उसका लाइफ स्पैन लिमिटेड है, इज 9 मंथ टू मैक्स 1 ईयर तक इफेक्टिव रहता है। सो वो जो मसल ओवर एक्शन होता है तो वो उसको टेम्परली पैरालाइज कर देता है। सो ओवर एक्शन नहीं होने से आपके जो रिंकल्स डेवलप होते हैं वो नहीं होते हैं। Other than this, there is a lot of indication, medical indication भी रहते हैं। Sometimes the overactive muscle रहती है, उनको temporarily paralyze करते हैं, तो overacting कई बार twitching रहते हैं, उसको भी ठीक करता है। So ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ पर यह है कि आपको repeatedly यूज़ करना होता है। कई बार फोरहेड पे बहुत सारे रिंकल होते हैं, उसमें माइक्रो बोटॉक्स लगता है, सो स्किन शाइनी एंड एजिंग के जो चेंजेस हैं वो कम दिखते हैं। सो आई थिंक बोटॉक्स मेडिकल इंडिकेशंस, कई बार हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं जिसमें बहुत सारा पसीना ज़्यादा आता है, उसमें बोटॉक्स लगाते हैं, तो वो हाइपरहाइड्रोसिस जो पसीना कम आता है उसमें वो किया जा सकता है।
या यहाँ पे बहुत बड़े फोल्ड लगते हैं तो उसमें लगाया जा सकता है। सो आई थिंक दिस इज एंटी एजिंग प्रोसीजर एंड सबकी लिमिटेशन है, 1 साल मतलब आपको फिर लगाना पड़ता है। सो यू हैव टू। तो फिर अगर आप उसकी हैबिचुअल हो जाते हैं या फिर उसका साइड इफेक्ट नहीं है फिलहाल, क्या आगे जाके भी उसका कोई हार्म नहीं होगा, मतलब श्योरिटी है? क्रॉसली हार्म तो नहीं है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें कि आपका रिपीटेड, इट इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव वन फर्स्ट। सेकेंडली स्किन की थिनिंग होती रहती है, यू आर कॉन्स्टेंटली यू आर ईजिंग, सो नीड ऑफ मेडिकेशन इज देयर। ग्रॉसली ऐसा कुछ हार्म नहीं है जी। और ऐसी कौन कौन सी सर्जरी, जैसे आपने एक पीडियाट्रिक सर्जरी बताई थी, वो किस तरह की सर्जरी? सी पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी इज अ डिफरेंट ब्रांच। पीडियाट्रिक प्लास्टिक जो बच्चों के अंदर प्लास्टिक सर्जिकल बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जो प्लास्टिक सर्जन करते हैं। मेजरली इज अ क्लेफ्ट लिप पैलेट सर्जरी, जो जन्मजात बच्चे कटे होठ और तालू के साथ पैदा होते हैं और वो ना मदर का ब्रेस्ट फीड कर, स्तनपान नहीं कर पाते, ना बोल पाते हैं प्रॉपरली, ना उनका प्रॉपर विकास नहीं हो पाता चेहरे का। सो ऐसे में और कान में बार बार उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब खांसी जुकाम होता रहता है, कान में पानी भरने का। तो उस स्थिति में अगर अवेयरनेस हो तो उसमें हम 3 महीने के अंदर उसका होठ का सर्जरी कर सकते हैं और 9 से 18 महीने की उम्र में उसका हम तालू का सर्जरी कर सकते हैं। एंड वो स्माइल ट्रेन संस्था है, हम गोयल हॉस्पिटल में स्माइल ट्रेन के अंतर्गत हम निःशुल्क करते हैं। पिछले ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स से हम बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, मतलब पेशेंट का एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक एंड फॉलो अप, एवरीथिंग इज़ फ्री। पेशेंट को एक पैसा भी नहीं देने का होता है। एंड आफ्टर सर्जरी दे लुक सो ब्यूटीफुल आफ्टर सर्जरी, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इवन कई बार अवेयरनेस नहीं होती, 18 साल, इवन वी ऑपरेटेड 50 ईयर्स, 50 साल की लेडी का भी क्लेफ्ट लिप सर्जरी किया है। सो जन्मजात अगर है प्रॉब्लम तो ठीक किया जाता है। 3 महीने से 50 साल की उम्र तक तो हमने कर रखा है। एंड फेस में ट्रांसफॉर्मेशन ज़बरदस्त होता है एंड दे लुक सो वाइब्रेंट, मज़ा आता है और वो बहुत ही आपको सेटिस्फाइंग सर्जरी है। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है कि सर्जरी की बात की जा रही है और बार बार बोल रहे प्लास्टिक सर्जरी, तो अगर आप तालू की बात करें या बॉडी के किसी पार्ट की सर्जरी है तो उसे रिकवर करने के लिए किसी और जगह का पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, क्या होता है? इट डिपेंड्स। जैसे क्लेफ्ट लिप पैलेट सर्जरी कर रहे हैं या कई बार जो हम बच्चों की अंगुलियां जुड़ी रहती है या कई बार खून की नसों गुच्छे रहते हैं जी। सो वहीं उसको मांस को एडजस्ट करके उसको रीबिल्ड किया, होठ का जो वहीं के मांस को एडजस्ट करके उसका होठ का शेप, क्योंकि उनका नाक भी दबा हुआ रहता है, उनका सेप्टम जो है वो भी डेबिट, तो उन सब का करेक्शन जो करके तो वहीं का मास एडजस्ट करके करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी होती है, कहीं ज़्यादा होता है तो उसको एडजस्ट करके करते हैं। पर कई जगह जो ऐसा है कि टिश्यू लॉस ही है तो उसमें फिर दूसरी जगह से मांस लेके लगाते हैं। सो उसमें कई तरह की सर्जरी होती है, स्किन ग्राफ्टिंग भी होता है, फ्लैप सर्जरी भी होती है, माइक्रोवास्कुलर फ्री फ्लैप सर्जरी भी होती है। इट डिपेंड्स कि कहाँ अगर पास का टिश्यू अवेलेबल है तो वो यूज़ करते हैं, नहीं तो दूसरी जगह से लाके यूज़ करते हैं जी। अच्छा, एक बड़ा ही विषय है कि जब जेंडर चेंज करवाया जाता है, महिलाएं या पुरुषों में ये होता है कि वो जेंडर चेंज करवाते हैं, क्या उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी का योगदान रहता है? एब्सोल्युटली। जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी इटसेल्फ इज अ बिग डोमेन, सो मल्टीपल स्टेज प्रोसीजर रहता है उसमें। सो there is a 2 procedure, it's called male to female and female to male. Right. So अगर हम फीमेल टू मेल बनना चाहते हैं तो उस स्थिति में 2-3 स्टेजेस रहती है। फर्स्ट स्टेज में उसका यूट्रस निकलता है, ब्रेस्ट निकलते हैं, वो यूट्रस ओवरी सारा निकाल के, एंड देन उसका देन दे आर रिप्लेस ऑन द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी 1 साल तक। और उनको जिस फॉर्म में जाना है, मतलब मेल में जाना तो मेल वाले ही कपड़े पहन के, उनको सोशली भी प्रेजेंटेबल वैसा होना कि सिर्फ आप सर्जरी कर दो, पेशेंट प्रेजेंटेबल नहीं हो, साइकोलॉजिकली रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए। 2 इंडिपेंडेंट साइकियाट्रिस्ट जो है उसको अप्रूव करते हैं कि इज मेंटली स्टेबल। बिकॉज प्रॉब्लम क्या रहती है कि पेशेंट इज फीलिंग लाइक कि वो किसी गलत बॉडी सूट में डाल दिया गया है, इज नॉट फिट फॉर फीमेल पार्ट या मेल पार्ट। एंड उसके बाद में मैजिस्ट्रेट के सामने ओथ लेते हैं कि वट एवर हैपन्स आई विल बियर द कॉन्सिक्वेंसेज। यस, इट शुड नॉट बी ब्लेम टू द फैमिली और डॉक्टर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। देन सेकेंड स्टेज सर्जरी में उसमें फिर पेनाइल रिकंस्ट्रक्शन होता है, उनका वापस जो है लिंग बनाया जाता है उसमें। तो अगर हम मेल टू फीमेल की बात करते हैं
तो उसमें मेल का जो लिंग है वो हटाया जाता है, फीमेल वाला लिंग बनाया जाता है उसमें, एंड सेम थिंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रखा जाता है, ताकि क्योंकि उसमें जस्ट सर्जरी ही नहीं करना है, उनका वॉइस टेक्सचर भी उनका चेंज, हार्मोन रिप्लेसमेंट से जो फीमेल टू मेल बन रहे हैं तो उसमें हार्मोन थेरेपी देने से उनके वोकल जो है, उनका वॉइस होर्स होती है, उनके मूछें, और वो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आपके दाढ़ी मूछ नहीं है तो हेयर ट्रांसप्लांट करके दाढ़ी मूछ भी बनाई जा सकती है। और हॉर्सनेस, थोड़ी वॉइस आपकी उसका एम्पलीट्यूड बेटर करने के लिए टेफ्लॉन के इंजेक्शन जो है वो आपके वोकल कॉर्ड में भी लगते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। फीमेल वाले में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जब मेल टू फीमेल बनता है तो उसमें फिर उससे थोड़ा वॉइस स्ट्रक्चर बेटर होता है, लेज़र से आपके हेयर रिमूव किए जा सकते हैं, वॉइस बेटर हो सकता है, एंड इवेंचुअली ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी भी होती है, सो सिलिकॉन इम्प्लांट डाल के उनका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट किया जा सकता है, सो दे लुक फेमिनाइन। बाकी हार्मोन रिप्लेसमेंट से दे डेवलप सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एंड विच इज़ बिग टास्क फॉर यू, अगर मैं कंपेयर करूँ मेल को फीमेल में चेंज करना या फीमेल को मेल, विच इज़ द टफ? आई थिंक फीमेल टू मेल इज अ बिगर सर्जरी, बिकॉज वन सर्जरी इज ही नीड हिस्टेक्टमी, उनका यूट्रस और ओवरी निकलती है, साथ में उनके ब्रेस्ट भी निकलते हैं, सो ब्रेस्ट निकलना भी वेरी मेजर सर्जरी, यूट्रस वो निकलना भी मेजर सर्जरी, देन पेनाइल रिकंस्ट्रक्शन दैट इज ऑल्सो मेजर, सो इट्स काइंड ऑफ ए 3 स्टेज प्रोसीजर, तो तीनों ही मेजर सर्जरी है। मेल के अंदर एक जो है लिंग हटा दिया जाता है, उसी स्टेज में उनका जो है जेनाइटल ऑर्गन वापस बना दिया जाता है। दूसरा है कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन किया जाता है। ऑगमेंटेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट देन दैट्स थिंग। ओके, अच्छा मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे अभी आपने कहा कि उनका मेंटल लेवल चेक किया जाता है, साइकोलॉजिकल, कि वो कैसे किस लेवल पर है, क्या ये सिर्फ इन्हीं के साथ है या फिर जो भी प्लास्टिक सर्जरी करवाता है उन सब के साथ ही होता है, उन सबको गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है? सी कई पेशेंट जैसे लाइपोसक्शन के लिए आते हैं, जो बोलते हैं हमारी चर्बी बढ़ी हुई है, हमको लाइपोसक्शन करना है। सी वी नीड ए मोटिवेटेड पेशेंट, क्योंकि एक सर्टेन BMI तक आप लाइपोसक्शन कर सकते हैं। अगर मॉर्बिडली ओबेस पेशेंट है, अगर 100-125 किलो का बंदा है, तो उसके अंदर हम 5-7 लीटर अगर लाइपोसक्शन, मैक्स 10 लीटर्स लाइपोसक्शन किया तो उसका वजन 10% से कम लॉस हुआ। और जो मॉर्बिडली ओबेस हैं पेशेंट, जिनका वेट 60-70 kg होना चाहिए, उनका 100-110 है, तो उसमें इट्स लाइक कि आपने समुद्र से थोड़ा सा निकाला वैसा है, तो वो बेरियाट्रिक के लिए सूटेबल है। वन, सेकेंडली दे शुड बी मेंटली मोटिवेटेड। समटाइम पेशेंट कम फॉर के नहीं हमारा लाइपोसक्शन कर दो, तो हाँ हम लाइपोसक्शन से फैट निकालते हैं, तो उसमें जो है कि उनका वजन डेफिनेटली कम हो रहा है पर सिग्निफिकेंटली नहीं कम होता, तो उसमें हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप डाइटिशियन के पास जाइए, 2-4 किलो आप वजन कम कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज। तो अगर वो मेंटली मोटिवेटेड है कि अगर वो खुद से कुछ करना चाहता है, तो क्या कि लाइपोसक्शन के रिजल्ट भी ठीक रहता है, हमने कुछ निकाला फिर वापस वो डाइट फॉलो करता है। अगर वो डाइट प्लान फॉलो नहीं करता, उसी पेस से खाएगा, तो 6 महीने में फिर वही वेट पुट ऑन करेगा। सो दिस विल गिव डिसरेप्यूट, मतलब सर्जन की रेपुटेशन भी खराब करेगा और सर्जिकल प्रोसीजर की भी, कहेंगे कि उससे ठीक नहीं होता, बिकॉज सर्जन डिड हिज जॉब ऑनेस्टली, बट उसने अपना पार्ट ऑनेस्टली नहीं किया। तो उस स्थिति में क्या कि आपको वही मोटिवेटेड पेशेंट सेलेक्ट करना है जो आगे उसको कंटिन्यू कर सके। एब्सोल्युटली। अच्छा, लाइपोसक्शन में क्या किया जाता है, प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह फैट कम करते हैं? लाइपोसक्शन में बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड डालते हैं आपके चमड़ी के नीचे के फैट के ऊपर। अच्छा। सो उसमें जो फैट को लूजन कर देते, तो कुछ मेडिकेशन उसमें रहती है, तो फैट को लूज करता है, ब्लीडिंग कम करता है, पेन कम करता है, और फैट प्लेन में जो फ्लूइड को है वो लूज कर देता है जो फैट को। तो एक स्पेशलाइज कैनुला रहते हैं 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर साइज के, ये लेंथ के, और स्पेशलाइज एक मशीन रहती है, लाइपोसक्शन मशीन रहती है। तो उसमें हाफ हॉर्स पावर की मशीन होगी जो -1, -2 नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है। सो देन यू put under this one, you hold skin and put just give a 4 millimeter size stab on the skin, and then you keep on sucking, so it comes out like a flow. Really, the fat will come out? Yes. Oh my god. So it's a worldwide most commonly done procedure, and I think one of the safe procedure if done properly, because you should not do overzealous kind of thing that मेरे को 20 लीटर निकालना है। अच्छा। The patient safety is important. In a single go,
in a 3.5 hours max, whatever you can take it out, that is max 10% is okay. Okay, so just the doctor need they took permission from court about that भी किया कोई ऐसे? Liposuction. हाँ, for that kind ऐसा कुछ नहीं है. Liposuction उसमें is a उनका routine doctor standard decision procedure. करता है. Okay. This is Okay. standard procedure. Liposuction, tummy tuck, the cosmetic ज़्यादातर जो procedure breast surgeries हैं या उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ उनका ही डिसीजन होता है. Yes, yes. Gender reassignment, because you are changing the identity of the patient. According to society, and just Yes, you have to stand it. because now is changing from male to female or female to decision, male. right, So because your Aadhaar, everything, your identity is Right, going to change. right. So because of that, you need a legal issue is involved with that. So Okay. that's thing. एंड समटाइम जब ये जो फैट्स के प्रोसीजर लाइपोसेक्शन है, क्या इनको करते हुए किसी तरह का रिस्क नहीं बना हुआ रहता है? कोई डर होता है इनमें टास्क में? See, any surgical procedure has a risk, a number of we give that these going to be complicated. There may be anesthesia risk. There are going to be the bleeding, infection, all these things. Right. List of right. But present day anesthesia is very safe because we are doing surgery for 3 months kid of the cleft lip palate with the complex lip and palate problem. Right. And everything is smooth. Even the cardiac surgeon, the child born with मतलब बच्चे छोटे छोटे हार्ट की प्रॉब्लम के साथ पैदा होते हैं, कई बार उनको 1-2 दिन की एज में ही भी ऑपरेट करते हैं. सो एनेस्थीसिया आज की टाइम में इतना सेफ है जितना कि आप ये रोड क्रॉस कर पाएंगे आपके बिल्डिंग के सामने की, आप उतना श्योर नहीं है कोई भी आपको टक्कर मार सकता है. सो एनेस्थीसिया जो है एवरीथिंग कंट्रोल इन योर हैंड्स. So if your anesthetist is competent, the gadgets, machine, they are so perfect presently. So बहुत ही safely surgery होती है. And liposuction के अंदर भी जो fluid हम डालते हैं, Right. उससे vasoconstriction भी होता है, bleeding कम होती है और सारा कुछ अगर आप trained plastic surgeon हैं, board certified हैं, so I don't कोई think issue नहीं, कोई रिस्क नहीं है. क्योंकि आपकी स्पेशलिटी कई बार दूसरे लोग उसको एनक्रोच करने की कोशिश करते हैं. दे ट्राई टू डी, अगर आप उसमें ट्रेन नहीं है प्रॉपरली तो यू कैन क्रिएट ट्रॉमा टू पेशेंट. एंड उससे क्या होता है कि कई बार वो सर्जरी डिसरेप्यूट में जाती है, पर उनको नहीं पता कि कई बार जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है, हेयर ट्रांसप्लांट जो है बहुत तरह के लोग कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जन कर रहे हैं, डर्मेटोलॉजी, मैक्सिलोफेशियल, डेंटिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, लॉट ऑफ पीपल. द ओनली थिंग कई बार जो होता है मेजरली टेक्नीशियन उसमें इन्वॉल्व रहते हैं. सो टेक्नीशियन खुद जाके कर लेते हैं, कई बार जाके ब्यूटी पार्लर में जाके कर लिया या कहीं पे. और आजकल ये हर दूसरे सैलून में आपको देखने को मिलता है. द प्रॉब्लम इज सी सर्जिक इट इज़ अ इन्वेजिव प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर. तो जब कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एसेप्सिस, क्योंकि आप ब्लड से ह्यूमन टिश्यू से डील कर रहे हैं. जी. सो आप अगर एसेप्सिस नहीं है, यू एंड अप विद द इन्फेक्शन. पेशेंट क्योंकि फ्लूइड जाता है, एनाल्जेसिक, लोकल एनेस्थेटिस्ट, बहुत सारी चीज़ आती है. और अगर आपने इतना निडल पंक्चर होता है, क्योंकि उसमें पहले छेद बनाए जाते हैं जहाँ पे आपको हेयर ग्राफ्ट करना है, फिर हार्वेस्ट करते हैं तो वो उधर जहाँ से आप हेयर प्लग करते हैं पीछे साइड से, तो वहाँ छेद होता है, फिर वापस आप हेयर जो है अंदर डालते हैं उसमें. सो बिकॉज ऑफ दिस इतना पंक्चर होता है. अगर आपने एसेप्सिस चेन को मेंटेन नहीं रखा, स्टरलाइज प्रोसीजर, सो आप इन्फेक्शन उसमें डाल रहे हैं हेयर सैलून के अंदर, तो एसेप्सिस नहीं हो सकता. और उससे पेशेंट इन्फेक्शन होता है. कई बार आता है न्यूज़पेपर हेयर ट्रांसप्लांट से पेशेंट मर गया या उसको सेप्सिस हुआ है, आईसीयू में एडमिट करना पड़ा. उसका कारण यही है कि पेशेंट जो है उसको प्रॉपरली एसेप्सिस नहीं किया जाता है. सो इट हैज़ टू बी एनी सर्जिकल प्रोसीजर, इट हैज़ टू बी सुपरवाइज एंड ए क्वालिफाइड जो उसके लिए है उसके द्वारा करना चाहिए, ना कि किसी भी टेक्नीशियन बेस वैसा नहीं होना चाहिए. आपको कितने साल हो गए सर इस फील्ड में? ऑलमोस्ट 20 साल. 20 साल से. हमारी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर आता है, तो आपकी इस प्लास्टिक सर्जरी के इस एक्सपर्टी के दौरान ऐसे कोई चैलेंजेस आए जो आपको लगा कि वाकई में आपके लिए वो हमेशा के लिए एक अनुभव बन के रह गया? एब्सोल्युटली. मतलब सिंस आई डू 50% मेरा पार्ट है, मैं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करता हूँ कॉस्मेटिक सर्जरी के अलावा भी. सो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर हमारे पास बहुत सारे ट्रॉमा ऐसे आते हैं जिसमें किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, अंगुली कट जाती है. तो ऐसी स्थिति में अवेयरनेस की कमी कारण कई बार वो उसका हाथ काट के बंद कर दिया या नहीं जुड़ता है. सो वो तो अपंग हो गया सारे जीवन के लिए. सो हम लोग जो है कि ऑलमोस्ट पिछले 11 साल से वेस्टर्न राजस्थान में वी डू प्रॉब्ली मैक्सिमम नंबर ऑफ लिम्ब ट्रांसप्लांटेशन, रिप्लांटेशन सर्जरी, जिसमें हम कटे हुए हाथ,
पैर, अंगुलियां सारे जोड़ते हैं। सो मतलब हमने कईयों के दोनों हाथ कट गए, किसी का एक हाथ तलवार से कट गया, दोनों कट, रिसेंटली भी हमने किया। और एक लड़के का जो है पैर कट गया, उसका ट्रैक्टर पलटा और उसका पैर गियर बॉक्स में अटक के पैर भी कट गया। सो उसको इमेजिनेशन नहीं थी कि ये बच भी सकता है। सो ही वेंट टू हॉस्पिटल जहाँ भी, और उन्होंने उसको क्लोज करने की तैयारी कर रहे थे। तो उनका जो नेबर था, जो पास वाला खेत, उसका मैंने हाथ, उसका भी तलवार से किसी ने हाथ काट दिया, उसका ज्वाइन किया था। तो उसने कहा एक बार जाके पता कीजिए कि हो सकता है क्या। सो वो पेशेंट तो आया नहीं, मतलब पहले उसका पैर आया मेरे पास में कि साहब ये जुड़ सकता है क्या। सो आई डिड एक्सरे, मेरे को लगा कि पैर का कंडीशन ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर है, कुछ बोन के फ्रेगमेंट्स हैं, बच सकता है, ट्राई कर सकता है, बाकी पेशेंट का कंडीशन देखने। सो मीनवाइल वो पेशेंट को उस हॉस्पिटल से लिफ्ट करने लेने गए, तब तक मैंने उस पैर को ओटी में लेके वॉश किया, एक एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके एवरीथिंग वाज रेडी। सो पेशेंट आया और देखा ही वाज हेमोडायनेमिकली स्टेबल। तो हमने अटेंडेंट को काउंसिल किया, ये है, टीम बढ़िया है, एंड हो सकता है। एंड विद इन 20 मिनट्स पेशेंट इन ऑपरेशन थिएटर, एंड 6 घंटे के अंदर हमने उसकी बोन्स, आर्टरी, नर्व्स, टेंडन, एवरीथिंग ज्वाइन किया। और प्रेजेंटली वो लड़का वापस ट्रैक्टर चला रहा है। कई बार आपको जो किसी इंसिडेंट से ट्रॉमा हो जाता है ना, फायर क्रैकर से हाथ जल गया है, तो आपको डर बैठ गया, तो आप कभी नहीं करेंगे, या कभी कोई चीज़ से जो है अगर, तो इट इज़ लाइक कि उसको उस डर से बाहर निकाल के लाए। अभी वो बाइक भी चलाता है, अभी वो ट्रैक्टर भी चलाता है और नॉर्मल चल रहा है। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर अस कि हम उसको वापस नॉर्मल लाइफ में लेके आ पाए। अभी रिसेंटली एक बच्चा जो है उसका क्रैकर कुछ कर रहा था दिवाली पे हमाम दस्ते में, पता नहीं कुछ क्या कर रहा था, एंड वो ब्लास्ट हुआ और उसका हाथ पूरा यहाँ से उड़ गया, मतलब सिर्फ एक अंगूठा, अंगुली, और बाकी ये तो मिले ही नहीं उसको। सो ही यहाँ तक पूरा घाव, मतलब हाथ के चिथड़े उड़े वैसे स्थिति में। सो उसको हमने फिक्स किया और उस पर फ्री फ्लैप सर्जरी किया। सो इवेंचुअली आज हमने उसका सर्जरी किया, इट टुक 6 आवर सर्जरी, एंड उसका हाथ भी बच रहा है, मांस भी वापस नया लग गया, एंड एटलीस्ट ही विल बी एबल टू ग्रिप ग्रास्प समथिंग। यस, अदरवाइज उसका कोहनी के नीचे हाथ कट जाता है, एंड इस स्थिति में अगर आप कोहनी के नीचे हाथ कटता है, तो इवन रोबोटिक हैंड्स जो रहते हैं या आर्टिफिशियल लिम्ब रहते हैं, बेस्ट टू बेस्ट हैंड जो है उनमें टच और प्रिहेंशन जो है वो मिसिंग रहता है। उसके कारण क्या है कि आप, एंड दे आर रोबोटिक हैंड्स, दे प्रीटी एक्सपेंसिव, 20-25 लाख रुपए लगते हैं, और बैटरी ऑपरेटर, बैटरी की लाइफ रहती है, हैवी रहते हैं उनको। सो ट्रेनिंग की ज़रूरत है बहुत सारी, बच्चा एज में बढ़ता है, उसका साइज़ तो ढीला भी होता है। सो उससे 1/10 कॉस्ट में आपका सर्जरी हो रहा है आपका, है ना। सो उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, एंड यू आर गेटिंग योर सेंसेशन, योर हैंड मूवमेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट। अच्छा, मेरा एक सवाल और यहाँ पे, जैसे आपने कहा हाथ कट गया, पैर कट गया, तो इसका कोई टाइम ड्यूरेशन है कि उसी बीच में आपको वो पार्ट पहुँचाना होगा? कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आइडियली है कि उसका ब्लड सप्लाई जो है, जो हाथ कट जाता है, सबसे पहले तो उसका पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिजर्वेशन, कि उसको प्रिजर्व और ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। तो उसको कटे हुए भाग को जो है क्लीन पॉलीथीन बैग में डालना होता है, या गॉज में लपेट के उसको, आइस बॉक्स रहते हैं, आइस जेल पैड, उसके बीच में रख दिए। डायरेक्ट आइस में नहीं रखना है, ठीक है ना, या डायरेक्ट पानी में, सलाइन में नहीं डाल के लाना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि थर्मल डैमेज हो जाता है, तो उसकी इंटीमा, जो ब्लड वेसल का इंटरनल लेयर रहती है, वो डैमेज हो जाती है, वो जोड़ने के लिए ठीक नहीं रहती। तो अगर आप प्रॉपर्ली प्रिजर्व करके आइस पैक में रख दिया है ना, या क्लीन पॉलीथीन बैग में डाल के उसको सील कर दीजिए, फिर उसको आइस में रख सकते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि उसका कोल्ड स्की में टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो उसका टिश्यू डीके, मतलब उसका टिश्यू डैमेज होना कम रहेगा जब तक कि आप उसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर, और जितना जल्दी से जल्दी है वो इक्विप सेंटर पहुंचे जहाँ पे ये सर्जरी होती है, क्योंकि आप 1 सेंटर 2 सेंटर घूमेंगे, आप टाइम खराब कर रहे हैं आपका। और उसको आइडियली बोलते हैं कि 6 घंटे के अंदर ब्लड वेस्कुलराइज हो जाना चाहिए, सप्लाई कनेक्ट हो जानी चाहिए। जितना लेट करते हैं टिश्यू डेड होना शुरू हो जाता है, और इस वाले लेवल तक तो 6 घंटे में सप्लाई एक बार एस्टेब्लिश हो जाने। जितना आगे की तरफ जाते हैं, अंगुली हमने ऑलमोस्ट 20 घंटे बाद भी हमने जोड़ी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ स्किन और बोन और टेंडन रहता है, तो उसमें क्या कि मसल डेड होना शुरू हो जाती है अगर लेट होता है
तो इसलिए कई बार लेट आते हैं, तो उसमें इनिशियली पहले ब्लड सप्लाई कनेक्ट करके उसमें टेम्परेरी फ्लो करते हैं, उस शंटिंग करते हैं, ताकि एक बार उसको थोड़ा ब्लड ऑक्सीजन मिल गया, उसके बाद में फिर फिक्सेशन वाला पार्ट करते हैं। ये सुनने में कितना इजी लगता है ना और जबकि उतना ही टास्किंग काम है। कई बार जो है इसको ऑर्थोटॉपिक रिप्लांटेशन भी बोलते हैं। अच्छा। जिसके अंदर कि पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, पेशेंट का कंडीशन ठीक नहीं है, हाथ कटा हुआ है और उसको दूसरा वाला पार्ट भी ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि उसका दूसरी जगह पे जाके उसको कनेक्ट कर देते हैं, उसको सप्लाई उसको, ताकि हाथ बचा रहे, उसको फिक्स कर देते हैं जी। जब हफ्ता 10 दिन में पेशेंट स्टेबल हो जाता है, सारे वाइटल स्टेबल हो जाते हैं, तो वहाँ से डिटैच करके वापस अच्छा, ऐसा भी होता है? यस, दिस इज हेटेरोटॉपिक ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। वाह। सो वैसा भी, सो साइंस इज एडवांस सो मच कि अभी ब्रेकिंग प्लेक्स सर्जरी हो रही है, इवन बंस के अंदर भी बहुत सारा चीज़ हो रही है। तो इनिशियली जो सिंस दीपावली गई है, सो बर्न्स के ऊपर बात करें तो पहले सिर्फ पट्टी होता था कि सिर्फ, आजकल जो बर्न है उसमें कोलेजन ड्रेसिंग होती है जी। तो अगर बर्न फ्रेशली आया है तो उस पर अगर हम कोलेजन एप्लीकेशन करते हैं, बोवाइन कोलेजन आते हैं ड्राई वेट डिफरेंट तरह के, अगर वो लगाते हैं तो उसमें डेली ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमको उस ड्रेसिंग को एक हफ्ते बाद भी नहीं हटाते हैं और वो नई स्किन लेके ही आता है। ठीक है ना। कई बार लेट प्रेजेंटेशन करके आते हैं, बर्न स्कार जो आते हैं तो फेस पे हो रखा है, तो कई बार ऐसे पेशेंट्स को हम चाहते हैं कि वो सिंस मैरिटल एज, दूसरा पेशेंट आपका सोशल प्रेजेंटेशन भी है, उस स्थिति में जब उनको बेटर दिखना तो टिश्यू एक्सपांडर टेक्निक रहती है। तो नॉर्मल स्किन जो रहती है उसके अंदर एक स्पेशलाइज सिलिकॉन का बैलून डालते हैं और उस बैलून को फुलाते रहते हैं, तो वो इस नॉर्मल स्किन को 2 गुना 3 गुना बड़ा करते हैं। तो जो एक पार्ट तो है जो वहाँ स्किन को कवर कर, 2 पार्ट आपने एक्स्ट्रा किया है, वो जो जितना बर्न वाला पार्ट है उसको हटा के वो टिश्यू वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। एंड इट लुक्स फैंटास्टिक। सो आपका चेहरा जो है वो ऑलमोस्ट जो चेंज होता है वो काफ़ी दिखने लायक है। ठीक है ना। जो पहले बोलते थे कि प्लास्टिक सर्जरी चेहरा चेंज कर देते हैं या सिर्फ स्किन ग्राफ्ट करते हैं, सो दिस इज़ ए मिथ बेसिकली। जो मूवी में दिखाते हैं कि चेहरा बिल्कुल चेंज हो गया, दिस इज टेक्निकली वेरी डिमांडिंग सर्जरी विच इज़ लाइक कि ऐसा नहीं होता है। मतलब कई बहुत सारा डिस्फिगर्ड है फेस, तब ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनो सप्रेशन पे रहना होता है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बहुत सारी चीज़ सफ़र करती है, स्किन रिजेक्शन का रिस्क रहता है, तो वैसा नहीं होता है। बट यह है कि कई सारे प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर हैं, उससे फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन एविडेंट दिखता है। आपकी नाक टेढ़ी है, कुछ वैसा चपटी, उसको आपको नाक ठीक करते हैं तो उससे बहुत सुंदर दिखते हैं। सो राइनोप्लास्टी वन ऑफ द मोस्ट रिवार्डिंग सर्जरी। दूसरा है क्लेफ्ट लिप पैलेट सर्जरी, जिसमें बच्चे का होठ नहीं बना हुआ है, डिप्रेस है चेहरा, अंदर से क्लेफ्ट था, सो वो करने से फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन दे लुक सो ब्यूटीफुल आफ्टर सर्जरी। सो वो जो है उसमें दिखता है, जो हमारे राजस्थानी में रावण खंडा बोलते हैं इसको, क्लेफ्ट लिप को। सो सर्जरी के बाद जो उनका अपीयरेंस है वो इतना बढ़िया है, इसलिए कई सारी चीज़ें हैं कि जो चेहरा चेंज हो गया जो बोलते हैं ना, वो इसके कारण चेंज होता है। एजिंग जो है आपके ब्लैफ किया है, लोअर आईलिड में बफी है उसको किया, तो आपका फेशियल लुक चेंज हुआ। या कई बार जो है अपर लिड जो है एज के साथ में लटकती, चमड़ी भी लटकती है, तो उसको देखने में दिक्कत होती है, एज के साथ में बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा स्किन को ट्रिम कर दिया जाता है। तो वो रीज़न कॉस्मेटिक नहीं है, उनका फंक्शनल रीज़न भी है। ठीक है। कई बार ये स्किन एजिंग के कारण जो है, तो उसमें रूटीनली जो पहले फेस लिफ्ट करते थे, प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो थ्रेड लिफ्ट बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर रहता है, जिसमें इस एरिया को नम करके और बाब थ्रेड्स आते हैं, हुक्स रहते हैं उनको। सो स्किन के नीचे की लेयर होती है, प्लेटिज्मा बोलते हैं, तो उस प्लेटिज्मा के अंदर हुक करते हैं, तो स्किन को ऊपर टैग कर देते हैं। सो आप मे बी आप 45-50 हो, तो आपको मे बी 5 years वी मेक यू यंगर फॉर एटलीस्ट 3 to 5 years तक, कि 3 से 5 साल तक वो सूचर मेंटेन रहते हैं, होल्ड करके रखते हैं। साथ में इट कैन बी क्या कहते हैं, कुछ प्रोसीजर और एड ऑन किया जाए, मे बी लेज़र और पील कुछ ऐड किया जा सकता है। कई बार ऑटोलॉगस फैट ट्रांसफ़र करके रिसेंटली टेक्निक है, उसमें आपके टमी का फैट हार्वेस्ट करके वो आपके इस जगह फिल किया जा सकता है, या जहाँ डिप्रेशन है आईलिड के नीचे, या नैनो फैट ग्राफ्टिंग स्किन का रिजुविनेशन करने के लिए, तो आपका एजिंग वाला पार्ट भी ठीक हो जाता है और यू लुक यंगर विद दिस। सो आई थिंक इफ सेफली डन दे आर नॉट हार्मफुल प्रोसीजर। ठीक है ना।
and I think present scenario the cost is not a factor for everybody is ready for right. see आपने दीपावली पे देखा होगा कि we don't have a dead economy जो परचेज और गोल्ड एंड सिल्वर इतना हुआ है कि उससे लग ही नहीं रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, सो दिस इज नॉट दैट एक्सपेंसिव सर्जरी देन आप कोई गैजेट खरीद रहे हो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जी, अब मेरा एक सवाल और है कि जैसे आपने कहा कि हम प्लास्टिक सर्जरी करा, जैसे किसी ने नोज़ की प्लास्टिक सर्जरी कराई, तो क्या प्लास्टिक सर्जरी के बनाने के बाद वो नेचुरल ही अपीयरेंस आती है, और अगर नेचुरल अपीयरेंस आती है तो क्या आगे उस चीज़ का कोई ध्यान रख रखना पड़ता है कि भाई नोज़ का ध्यान रखो, चोट ना लग जाए, या इस पे कॉस्मेटिक यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ मतलब प्रिकॉशन? नहीं, सी इनिशियल 3 से 4 हफ्ते जो है आपको राइनोप्लास्टी करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। कई सारी सर्जरी में हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि सिर्फ राइनोप्लास्टी 2 इंडिकेशन रहते हैं। कई बार आपका सेप्टम जो नाक के बीच का पार्टीशन रहता है वो टेढ़ा रहता है तो उसको करेक्ट करते हैं। साथ में अगर आपकी बोन चौड़ी है उसको ब्रेक करके सेंटर में लेके आते हैं राइनोप्लास्टी के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब बोन ब्रेक करते हैं तो आप हैवी स्पेक्स लगा रहे हैं तो वो यूज़ नहीं करने का है, ठीक है। 1 वीक के लिए प्लास्टर या स्प्लिंट रहता है, उसके बाद में हैवी वो नहीं पहना। अगर सिर्फ टिप का सर्जरी कर रहे हैं या इसका करेक्शन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 हफ्ते बाद सब कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज 1 महीने के बाद ग्रॉसली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। फेस में जो स्वेलिंग रहती है 3 हफ्ते में आपकी 70% स्वेलिंग चली जाती है। फाइनल रिजल्ट को अप्रिशिएट करने के लिए ऑलमोस्ट 3 महीने लगते हैं जो आपका कुछ भी प्रोसीजर करते हैं तो उसमें ठीक है। कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट आपके पास आए और आप चला के उसे मना करें कि नहीं हम सर्जरी नहीं कर सकते किसी कारण से भी? अगर जैसे किसी ने कहा कि मेरे को ये सर्जरी करवानी है और आपका एक ओपिनियन है कि नहीं ये अवेलेबल नहीं है, हम ऐसा कई बार होता है जी। जैसे लाइपोसक्शन का मैंने बताया हाँ जी। कि पेशेंट मेंटली मोटिवेटेड होना चाहिए। एंड कॉस्मेटिक सर्जरी में ऐसा होता है कि पेशेंट आया और मेरा आज सर्जरी कर दो, वैसा नहीं होता है। वी काउंसिल देम, सी बहुत सारी चीज़ के काउंसलिंग होती है पेशेंट की कि आपको क्या सर्जरी की, आपके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, और उसको पूरा उसके बारे में नॉलेज दिया जाता है। उसके बाद में ही सर्जरी के लिए करने का ऑप्शन देते हैं। See, like one is a very important surgery called gynecomastia surgery. The male breast enlargement, one of these days is the most commonly done surgery. Boys जो है, so कई बार पेरेंट्स आर नॉट रेडी, कई बार बच्चों के दिमाग से वो जब तक कि प्रोसीजर नहीं होता है वो नहीं जाता दिमाग से। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि दे वांट टू वियर टाइट टी शर्ट, जिम स्विमिंग जाना चाहते हैं, अपीयरेंस के कारण दे आर सो मच कॉन्शियस कि उनको वो सर्जरी करवाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में उसको भी लाइपोसक्शन से ठीक किया जा सकता है। एंड जस्ट प्रीवियसली जो है कि बड़ा सा कट लगाते थे और उसके बाद करते थे, तो एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम के लिए दूसरा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। कई बार पेशेंट आते हैं कि हमको नहीं, उससे नहीं है, वैसे कर दियो, वी से वी कांट डू दिस बिकॉज पेशेंट का इंडिकेशन जो सर्जरी है कि कॉस्मेटिक है। आप कुछ भी वैसा बड़ा सारा कट लगा करेंगे तो एवरीबडी नोटिस कि ये क्या है। So we give a small 4 millimeter stab and with the liposuction we suck out everything and looks flat just what they desire of. So बहुत सारी चीज़ें, कई चीज़ें हमको लगता है कि हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे उसमें, या जो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन, कई पेशेंट आते हैं कि मेरे को कटरीना कैफ जैसी नाक चाहिए, मेरे को वैसा फेशियल लुक चाहिए। So उसमें हम यही बोलते हैं कि आपकी, उनको मिरर पकड़ाते हैं, आप बताइए आपको प्रॉब्लम क्या क्या है, उनको प्रॉब्लम वो ठीक की जा सकती है, बट वी कैन नॉट रेप्लिकेट समवन अदर। आप जो है आपको बेटर किया जा सकता है बट हम किसी को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो ये फिल्मों में दिखाते हैं या फिर यहाँ कि भाई इसकी कॉपी एक और कॉपी आ गई है, उसको बिल्कुल उसके 2 कॉपी बना दी गई है, ऐसा होता है ये चांसेस, या सिर्फ फिल्मों तक? नहीं, ऐसा नहीं होता, 2 कॉपी नहीं होता। कई बार फेशियल रिजेम्बलेंस बहुत सारे लोग का रहता है, तो रिजेम्बलेंस होने के कारण क्या कहते हैं, दे में भी ऐश्वर्या के भी बहुत सारे जो है ना, सो वैसे ही ये सब एक्टर्स आपके मिलते जुलते चेहरे वाले को आप कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट रेप्लिकेट, एवरीवन इज अ सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी। जी, अच्छा, मेरा सवाल एक और है कि पुराने टाइम की जो प्लास्टिक सर्जरी हुआ करती थी, यानी मैं मानती हूँ 10 साल पहले की बात करते हैं, और आज की जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, कितना फ़र्क आ गया? और कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो आपको लगता है कि पीछे के 10 साल में बहुत अच्छी थी और आज भी आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने काम में, और कौन सी नहीं थी जो आज आपको दिखता है कि इम्प्लीमेंट हो चुकी है? जैसे प्रीवियसली जो ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्ट, जो मेन वही कोर होता था, लोकल फ्लैप्स, यही सर्जरी होती थी।
स्किन ग्राफ्टिंग अभी भी करते हैं, बर्न में, ट्रॉमा में, रूटीनली, टेंडन इंजरी, हैंड इंजरीज जो है बहुत सारी। पर बहुत सारी जो सर्जरीज हैं, जो कॉस्मेटिक में भी बहुत सारा जो है, जो लेजर्स भी डिफरेंट तरह के आ गए, इवन लाइपोसक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें जो है यू से लेज़र में लाइपोसक्शन में पहले मैनुअल करते थे, फिर मोटर असिस्टेड, देन पावर असिस्टेड, उसके बाद लेज़र लाइपोसक्शन एंड वेजर, बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो रखी। लेजर्स, फेशियल लेजर्स भी बहुत तरह के आ गए हैं यूज़ करने के। ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी, जो एक्सीडेंट के अंदर हाथ का लकवा हो जाता था, गिर जाते थे बाइकर्स, अभी उसका ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी हो रहा है, एंड सो एडवांस लाइक द चाइनीज, जापानीज, द फार अहेड। सो बहुत सारी लिम्फेटिक सर्जरी, जो हाथी पाँव जो करके बोलते थे, उसका लिम्फेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जन्स कर रहे हैं, माइक्रो सर्जन्स कर रहे हैं। पहले कैंसर में ब्रेस्ट निकाल दिया जाता था या जबड़ा निकाल दिया जाता, पहले आपने देखा होगा कैंसर सर्जरी में पिचके हुए चेहरे दिखते थे या ब्रेस्ट निकाल दिया। सो विमेन इज ऑलवेज इन डिप्रेशन के उसका ब्रेस्ट निकाल दिया। आज की डेट में हम वापस ब्रेस्ट बना सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी से, माइक्रो सर्जरीज करके। सो वी टेक DI फ्लैप, टमी टक, बहुत सारे प्रोसीजर DI फ्लैप रहता है, तो उससे हम वापस ब्रेस्ट बनाया जा सकता है। तो आई थिंक इन एवरी सेगमेंट हेयर ट्रांसप्लांट पहले नहीं होता था, इन लास्ट 10-20 ईयर्स हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सारा, बहुत सारा कर रहे हैं। सो प्लास्टिक सर्जरी आई मीन से बहुत सारा एडवांस हो गया। कई सारे जो प्रोसीजर हैं ऑब्सोलीट से हो रहे हैं, क्योंकि अभी उनके बेटर ऑप्शन हैं। अभी हम अंगुलियां जो इस लेवल पे भी कटी हुई, वो भी अंगुलियां जोड़ रहे हैं। पहले होता था काट के बंद कर दिया जाता था, हाथ कट के, उनके पास ऑप्शन नहीं था। आज हम वो सब चीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले इतना अवेयरनेस आपके फिजिकल अपीयरेंस के लिए नहीं था। अभी लोग जो है क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के लिए आते हैं। आपका फैट जो है, आपको लगता है कि फैट कम है, आपका कोई स्कार है, टमी से फैट लेके डाल दिया, सो इट गिव अपीयरेंस। सो जो पहले वेस्टेज होता था, हम उसको रीयूज कर रहे हैं। अच्छा, जैसे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, उसे डॉक्टर्स के लिए क्या चैलेंजेस रहते हैं? किसी भी तरह के एक्सीडेंटल केसेस में आपके लिए क्या चैलेंजेस रहते हैं? जो प्लास्टिक सर्जन्स के डोमेन में जो है फ्रैक्चर्स जो है या एक्सीडेंट है, फेशियल फ्रैक्चर्स हैं। फेशियल कई बार पूरा चेहरा उखड़ गया, आपके मसल्स डैमेज हैं, फ्रैक्चर्स हैं फेस की, आई की, तो उन आजकल मिनी प्लेट्स लगती, टाइटेनियम प्लेट्स लगती हैं उनको, बहुत ही फाइनली, और वो MRI कॉम्पिटेंट भी रहती है, उसमें MRI के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले SS स्टेनलेस स्टील की यूज़ होती थी, अभी टाइटेनियम एंड फाइन प्लेट से आपको स्कार कहीं दिखता नहीं है, अपीयरेंस ऑलमोस्ट नॉर्मल आ जाता है। एक्सीडेंट में कई बार आपकी मसल्स, फ्रैक्चर्स, खून की नसें बहुत सारी कट जाती है। इधर भी कई बार ग्लास रोड साइड एक्सीडेंट भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो ये अभी मैंने जो बताया। सो इन सारे में जो है चैलेंज, क्योंकि आपका सिर्फ ऑर्थोपेडिशियन की सिर्फ हड्डी है, वो फ्रैक्चर फिक्स करके गए हैं। ज़्यादा बोन लॉस है तो बाद में बोन, हमको उसका खून का सप्लाई भी देखना है, उसके मूवमेंट भी देखने हैं, उसके सेंसेशन भी देखने हैं, और जो सारा डिफेक्ट जो मास लॉस हो गया वो मास भी है, मास भी देखना है। सो इट जस्ट नॉट कि हाथ बचाने के लिए आपको उसको ब्लड सप्लाई देनी है हाथ को, उसका आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज देखना है, उसके साथ में उसका सेंसेशन, नर्व्स जो रहती है उसको सेंसेशन, ताकि वो उसको टच कर सके, फील कर सके, मूवमेंट देना ताकि वो वापस नॉर्मल फंक्शन कर सके। एंड जो आपका टिश्यू लॉस हो गया, मांस चला गया, उसको दूसरी जगह से मांस लेके रिप्लेस करते हैं। सो कई बार आपका आसपास की एरिया से लेते हैं, कई बार थिन स्किन लेते हैं, कई बार फ्री फ्लैप सर्जरी रहती है कि मांस को उसकी ब्लड वेसल के साथ वहाँ से उठाते हैं और यहाँ की ब्लड वेसल से कनेक्ट करते हैं ताकि उसको फ्लो मिल सके। जी, अब सर्जरी की बात की जाए कि इंडिया में आपको क्या लगता है, क्या वो सभी सर्विसेज अवेलेबल है प्लास्टिक सर्जरी के हिसाब से, जो जिसके लिए पहले अब्रॉड जाने की सलाह दी जाती थी? आई थिंक इंडिया आज के टाइम में बूम पे है, द मेडिकल टूरिज्म इज़ ऑन हाई। मैं इससे पहले बेंगलोर था, सो नारायण विद्यालय हेल्थ सिटी में था आज से 11 साल पहले। सो वहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 90 कंट्रीज़ के पेशेंट आते थे, कार्डियक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी, बहुत सारी चीज़ के लिए। और इवन देखा जाए इंडिया के अंदर बहुत सारे बढ़िया सेंटर हैं मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। मेदांता और कई सारे, जो दिल्ली NCR में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, चेन्नई के अंदर हैं, और कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो फॉरेन कंट्रीज से बहुत सारा पेशेंट इनफ्लो हो रहा है। सो जो पहले जाने का ट्रेंड था उसका आई बिलीव 1% लोग होते होंगे जो बहुत ही हाईली रिसोर्सफुल लोग हैं, वही जाते हैं। हाँ, प्रेजेंटली बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कीम में भी कई सारे जो प्रोसीजर हैं वो उसमें होते हैं। प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर ज़्यादा नहीं है उसमें, पर बाकी जो अदर देन प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो आजकल गवर्नमेंट स्कीम में भी बहुत सारे हो रहे हैं, चिरंजीवी और उन सब के अंदर। तो मेरे हिसाब से एवरी
बडीज एफर्ट, सबको आपकी पॉकेट के हिसाब से वो पिक एंड चूज कर सकते हैं. सो वी हैव लॉट्स ऑफ यस. ऑप्शंस. जोधपुर मैं जब आया तो जोधपुर से बाहर जाने का ट्रेंड बहुत था. अभी प्रेजेंटली हायर इंस्टीट्यूशन भी आ गए और लोगों का सिटी के ऊपर ट्रस्ट भी बना है. तो हम मेजरली अब हमारे पास जो है कि हम जैसे स्माइल ट्रेन सर्जरी करते हैं, जो कटेगोड तालुका, हम पूरा वेस्टर्न बेल्ट को कवर करते हैं. हम जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, इधर बीकानेर, नागौर, इतने सब एरिया के पेशेंट लेफ्ट लिप पैलेट सर्जरी के लिए आते हैं. किसी का हाथ कट जाता है, जैसलमेर बाड़मेर से जो है उसको मालूम है. परसों रात को हमने किसी की अंगुली उसमें फंस गई थी लिफ्ट में और हमने उसको रीजॉइन किया. वो भीनमाल से पेशेंट आया ऑपरेट करवाने के लिए. सो वी हैव जो हाथ कटे हाथ और जो अंगुलियां पैर जोड़ने का है, वो वी हैव ए मैक्सिमम नंबर इन वेस्टर्न राजस्थान, मतलब गोयल हॉस्पिटल में हम करते हैं. वो मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे इस तरह की सर्जरी करने का, बिकॉज वी हैव ए डेडिकेटेड सेंटर एंड टीम जो उसको केयर कर सके. जी. अच्छा, एक सोशल साइट्स पे बहुत चलता है बिफोर और आफ्टर. ये पहले ऐसे दिखते थे, अब ये ऐसे दिखते. आप इस चीज़ को कितना सही मानते हैं कि कितनी ये चीज़ें पॉलिसीज सही हैं मार्केटिंग के हिसाब से या फिर साइकोलॉजी के हिसाब से? कितना आप सहमत हैं? दोनों ही ज़रूरत है. बिफोर आफ्टर कई बार पेशेंट की इमेजिनेशन जो है वाइल्ड इमेजिनेशन हो उसको वो. दूसरा कई बार जो होता है कि पेशेंट प्रॉब्लम के साथ आया, उसको ये बताने के लिए कि ये ठीक हो के ऐसा हो सकता है. क्योंकि पेशेंट आपके लिए लेमैन है, उसको नहीं मालूम कि इस सर्जरी की प्रॉब्लम क्या है. और इससे अब जैसे पहले कैंसर सर्जरी वैसी होती थी, अभी हम वैसा करते हैं. तो पेशेंट को मालूम होना चाहिए कि उसको अधिकार है बेसिकली जानने का. अभी बुक्स पढ़ते हैं, वो बहुत सारी चीज़ देखते हैं, गूगल करते हैं, तो एटलीस्ट वो हमसे भी आके पूछते हैं कि सर आपने ये पहले कभी सर्जरी की है क्या, आपके कोई रिजल्ट्स हैं क्या. तो इसलिए ज़रूरी है पेशेंट को कि इस सर्जरी से ऐसे दिखेगा, उसको फ़ायदा मिल सकता है. आपको एक बहुत लंबा अनुभव रहा है इस प्लास्टिक सर्जन के तौर पर, तो आप मुझे बताइए कि ये जो आपकी जर्नी कितनी टफ़ है, और जो नए डॉक्टर्स अब इस फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए आपको क्या लगता है, क्या मैसेज हो सकता है? सी प्लास्टिक सर्जरी कोई भी ब्रांच में आप जाना चाहें तो आपको डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है. एंड पेशेंट केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बहुत ही सिंसियरली कमिटमेंट के साथ. सो मैं तो मेट्रो सिटी में था बेंगलोर में, पर मुझे लगा कि यहाँ जोधपुर से पेशेंट बाहर ज़्यादा जाता है. और मेरे फ्रेंड्स जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि पेशेंट को यहाँ जो इतना हाई एंड वहाँ काम कर रहे हो, यहाँ के लोगों को ज़रूरत है. तो इसलिए हमने इनिशियली आपको किसी भी नई जगह पे आके आपको करना चैलेंजिंग लगता है. सो वी स्टार्टेड ऑल दिस, जो किसी भी बड़े कॉर्पोरेट सेटअप पे पॉसिबल है वो सारी चीज़ कर रहे हैं जोधपुर में. और आपको एक 1000 डेज रूल रहता है कि आपको प्रूव करने के लिए कि आपको पेशेंस की ज़रूरत है. ऐसा नहीं कि आप आओ वेरी नेक्स्ट डे सब कुछ है. सो हम क्या कहते हैं कि गोयल हॉस्पिटल में भी काम किया. अभी हमारा एक सेंटर है स्पर्श एंड कंटूर क्लिनिक के नाम से. उस पर हम लोग कंसल्टेशन चैम्बर है, कंसल्ट भी करते हैं, पेशेंट को काउंसल भी करते हैं. कुछ माइनर प्रोसीजर जो कॉस्मेटिक के रहते हैं कुछ करते हैं. और कई एंड पेशेंट सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट. एनीथिंग विच कॉम्प्रोमाइज पेशेंट सेफ्टी विच वी डोंट डू इट. और उसके लिए जो डेडिकेटेड सेंटर है वहीं पे करते हैं. सो पेशेंट सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने. देयर शुड नॉट बी एनी कॉर्नर कट्स, है ना. आपको जो पेशेंट को नीड है, कमिटमेंट किया है और बहुत ही ऑनेस्टी से काम करने की ज़रूरत है. जो आपने बोला है वो करना चाहिए पेशेंट को. सो आपका ट्रस्ट वैसे ही बिल्ड होता है ना. एंड आपको कभी भी लगता है कि ये, और पहले पेशेंट को जब आप बात करने जाते हैं, ये पेशेंट आता है काउंसलिंग में सब चीज़ बताना होता है कि ये प्रॉब्लम भी हो सकती है. नहीं तो कई बार क्या होता है, पेशेंट इनिशियली आता है कि नहीं सर आप पे पूरा विश्वास है, क्योंकि सर्जरी करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं. फिर तब उसको पहले बता रखा था, उसको पता है कि हाँ उसको. तो इसलिए पेशेंट से बात करना बहुत ज़रूरी है. एंड एवरी डे आप राउंड पे जाते हैं तो बात करने की ज़रूरत है. सबसे ज़रूरी है कि उसको कि ये स्टेटस है पेशेंट का और ये. सो अगर आप पेशेंस है आपके अंदर और आप रूटीनली जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आने वाले समय में आपके सामने क्या पिक्चर बनता है प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में? क्या भविष्य है इसका, क्या स्वरूप बनेगा? अभी तो हॉरिजन एक्सपांड ही हो रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी के, है ना. सो अभी मैं कह रहा हूँ कि प्लास्टिक सर्जन कुछ सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही कर रहे हैं. डिग्री ज़रूर लेते हैं 3 साल की, जिसमें बहुत सारा काम सीखते हैं,
पर इवेंचुअली डेडिकेटेड सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, कुछ लोग सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव कुछ भी नहीं करते, कई लोग सिर्फ माइक्रो सर्जरी, हैंड सर्जरी करते हैं, उनको कॉस्मेटिक नहीं जमता, तो बहुत सारे हैं। कई लोग सिर्फ बर्न्स करते हैं, सो बर्न आईसीयू, बर्न केयर। मतलब ये अच्छी बात है कि हमारे को सर्जरी में इतने अच्छे डॉक्टर्स मिल गए हैं कि अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए एक एक्सपर्टीज, यस, बहुत अच्छी बात है। अभी जो है डायबिटिक फुट जो है एक बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, उसमें भी अब डेडिकेटेड डायबिटिक फुट केयर है। सो क्योंकि डायबिटीज़ इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डायबिटिक पेशेंट की, एंड दे डोंट केयर, समटाइम इन्फेक्शन होता है, फिर एक अंगुली कटती, दो कटती, पैर कटता है। सो अगर टाइमली उसका मैनेजमेंट हो, सो आई थिंक डायबिटिक फुट मैनेजमेंट इज़ ए, सो वही कह रहा हूँ, अभी सब लोग अपने अपने फील्ड में बहुत सारा एक्सपर्टीज कर रहे हैं जी, तो फ्यूचर इन प्लास्टिक सर्जरी बहुत अच्छा है। यस, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट क्या कहते हैं, आप ऑनेस्टली और डेडिकेटेड काम करते रहे। तो शो के आखिर में मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहे तो। मेरा कहने का एक वन पॉइंट यह है कि आप जब भी आपके सर्जन के पास जाएं, आप पूरी उस बारे में, आपकी तकलीफ़ के बारे में बात करें और पेशेंटली सुने और आप एक्सप्लेन करें उसको कि आपकी क्या समस्या है। सो क्या कि 1-to-1 आपका जो रिलेशन, आपका पेशेंट डॉक्टर रिलेशन है, वो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहता है जी। और इमीडिएटली जंप आप किसी डिसीजन पे नहीं करें, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट हेल्दी लाइफस्टाइल आज के टाइम में सबसे ज़रूरी है जी। सो वो आप क्या कहते हैं कि ये एड ऑन है, कॉस्मेटिक सर्जरी ये है, बट आपको फिट रहने के लिए तो हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़रूरी है। आप स्टूडियो में आए और आज आपने इतनी सारी बातें की और मेरी तो कहते हैं कि मेरा तो नॉलेज बढ़ गया प्लास्टिक सर्जरी को लेकर, और शायद यही ज्ञान मैं भी आगे और लोगों को बताना चाहूँगी कि प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए, बहुत बड़ा वरदान है। स्टूडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आज स्टूडियो में थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील। बहुत सारी बातें की हमने, और शायद मैंने पहले भी जैसे आपको कहा है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं होता और 10 तरह की भ्रांतियां हम लोग ही फैला देते हैं। अगर हम अच्छा नॉलेज रखें, अच्छी जानकारी रखें, तो क्या पता किसकी ज़िंदगी में वो जानकारी काम आ जाए। आज हमने बात की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में डॉक्टर सुशील के साथ, बहुत कुछ जानने की कोशिश की और समझ में भी आया कि प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ा वरदान है उन लोगों के लिए जो दुर्घटनाओं से ग्रस्त हो जाते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो बेहद खूबसूरत बनना चाहते हैं। यानी दोनों ही स्वरूप है प्लास्टिक सर्जरी के। अगले सप्ताह आपकी होस्ट उदय शिल्पा एक बार फिर हाजिर होगी एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाजत। नमस्कार। Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 125,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484